Hi everyone, welcome to Life Sciences 360. So today we are going to discuss about the topic biological databases which is in bioinformatics. अब इमेजिन करो आप साइंटिस्ट हो और आपने एक बैक्टीरिया का डिस्कवरी की। बैक्टीरिया को डिस्कवर करने के बाद आपने उसका डीएनए लिया। डीएनए लेने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग करी। सीक्वेंसिंग का मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। आपने सीक्वेंसिंग करने के बाद उसका जो डेटा आया उसमें आपको मिला 5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। 5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को आपने सोचा कि इस डेटा को मैं स्टोर कर देता हूं या तो अपनी एक्सेल शीट में या फिर किसी अपनी नोटबुक में। अब इमेजिन करो ये जो रिसर्च है वो आपने इंडिया में करी। किसी यूएसए का साइंटिस्ट अब इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो आपके एक्सेल या आपकी नोटबुक से कैसे एक्सेस कर पाएगा? फ्यूचर में अगर इस सीक्वेंस में इस डेटा में कुछ अपडेट करना हो या कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए बायोलॉजिकल डेटाबेस बनाई गई ताकि एक जगह पे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करा जा सके। किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पे प्रेजेंट जो साइंटिस्ट हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। तो इसको क्या डिफाइन किया गया कि ये बायोलॉजिकल डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल कलेक्शन है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, जो कि अलाउ करता है साइंटिस्ट को स्टोर, सर्च, रिट्रीव, जब भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तब उसको रिट्रीव कर सके। अगर इंफॉर्मेशन में कुछ अपडेट करना हो वो कर सके और इस डेटा को शेयर कर सकें। लोकेट मतलब जो डेटा है उसको सर्च कर सकें, ऐड कर सकें उसमें कोई भी नए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या फिर कोई जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। अब इमेजिन करो जैसे लाइब्रेरी होती है, ठीक है? आप लाइब्रेरी में जाते हो तो उसमें अलग अलग सेक्शन होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि सारे एक ही सेक्शन में हर टाइप की आपको बुक्स मिलेंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब सारा एक ही जगह प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। हर जगह का अलग अलग सेक्शन होगा। बायो का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। बायो में भी माइक्रो का अलग सेक्शन होगा, बायोकेमिस्ट्री का अलग होगा। ऐसे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं और उसमें भी आपको जो बुक होगी ना वो वहां पर मेंशन होगा, टाइटल, ऑथर, किस सीक्वेंस में, सीरीज में प्रेजेंट है। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे किसी भी बुक को सर्च करना इजी हो जाता है। एग्जैक्ट सेम वे में जो बायोलॉजिकल डेटाबेस है उसमें डेटा प्रेजेंट होता है। अगर आपका कोई डीएनए का सीक्वेंस का डेटा है तो वो भी अलग डेटाबेस में प्रेजेंट होगा, आरएनए का अलग में होगा, प्रोटीन का अलग होगा। तो इसी सेम तरह से जो लाइब्रेरी में जैसे बुक्स रहती हैं वैसी बायोलॉजिकल डेटाबेस में आपका डेटा प्रेजेंट होगा। अब हिस्टोरिकल माइलस्टोन में आ जाते हैं। अब सपोज करो आप साइंटिस्ट हो 1950s के, ठीक है? उस टाइम पे ना तो कोई एक ऐसा एडवांस कंप्यूटर है ना कोई डेटाबेस है। जहां पर जो भी रिसर्च हो रही है वो कहां पर स्टोर हो रही है? या तो साइंटिस्ट उसको नोटबुक में स्टोर कर रहे हैं या फिर जो रिसर्च पेपर हैं उनमें स्टोर करी जाती थी इंफॉर्मेशन। बट ये सारी चीजें चेंज हो गई जब 1956 हुआ। 1956 में साइंटिस्ट ने इंसुलिन प्रोटीन का एमिनो एसिड सीक्वेंस फाइंड आउट किया। अब एमिनो एसिड सीक्वेंस फाइंड आउट करने का मतलब, सपोज उसमें जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि कौन कौन से एमिनो एसिड प्रेजेंट है और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो ये इंसुलिन प्रोटीन है इसमें टोटल 51 एमिनो एसिड है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। बट ये तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मगर एक बड़ी दिक्कत आ गई कि अगर हम इंसुलिन एक प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे जो प्रोटीन हैं उनका भी हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसको स्टोर कहां करेंगे? क्योंकि अगर सपोज पूरा जो वर्ल्ड है वहां पर अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिसर्च चल रही है। सपोज इंडिया है, इंडिया में अराउंड 100 प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड आउट किया गया। यूएसए में 500, जापान में 300। अब ये कंट्रीज अगर अपने अपने लैब में ही इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें तो क्या इंडिया की जो रिसर्च है
ये यूएसए वाला यूज कर सकता है? नहीं कर पाएगा। जापान वाला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां पर जो भी ये डेटा है, डेटा आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है, उसको स्टोर करा जाए और कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर उसको अपनी यूज के लिए, कंपेयर करने के लिए जब जरूरत हो तब यूज कर सके। ठीक है, एक ये दिक्कत सॉल्व हो गई। दूसरी दिक्कत क्या आई? हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो काम करता है अपने 3D स्ट्रक्चर से। सपोज जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसका एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर होगा। उस 3D स्ट्रक्चर में रह के वो क्या करेगा? अपना जो फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो करता है। ऐसे ही अदर प्रोटीन है, उनका भी एक अपना पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स थी। सपोज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया। 3D स्ट्रक्चर फाइंड आउट तो कर लिया गया, बट फिर एक दिक्कत आ गई कि ये जो स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसको कहाँ स्टोर करा जाए। तो उसको स्टोर करा गया प्रोटीन डेटा बैंक में। तो प्रोटीन डेटा बैंक में आपको प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो आपको स्टोर हुआ हुआ मिल जाएगा। अब आ जाता है हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस में। अब जैसे इमेजिन करो आपके पास कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपके पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं, म्यूजिक है। अब इन सबको आप एक ही फोल्डर में तो सेव करके नहीं रखते हो। फोटोज का एक अलग फोल्डर होता है, वीडियो सेव करने के लिए अलग होता है, म्यूजिक के लिए अलग फोल्डर होता है। तो वैसे ही हमारे पास जो बायोलॉजिकल डेटा होता है उसके लिए हम एक ही बायोलॉजिकल डेटाबेस यूज नहीं करते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग डेटाबेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि जैसे कि डेटा टाइप है तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो सीक्वेंस डेटाबेस और स्ट्रक्चर डेटाबेस। सीक्वेंस डेटाबेस में हम क्या करेंगे, जो भी लीनियर सीक्वेंस है हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का उस फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे डीएनए है, डीएनए में हम लीनियर सीक्वेंस ऑफ किसके फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में। जैसे कि हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस फॉर्म में लीनियर सीक्वेंस में हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। प्रोटीन के केस में हमारे पास लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड की फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जैसे मेथियोनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, लाइसिन हो गया। तो इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वन डायमेंशनल की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, वन डायमेंशन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो रहती है वो स्टोर रहती है। तो ये जो होती है हेल्प करती है हमें जीन आइडेंटिफिकेशन में, इवोल्यूशन की स्टडी में, या उसका फंक्शन क्या है ये पता करने में। तो ये जो इंफॉर्मेशन रहती है ये डेटाबेस होता है। इसमें हम जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर एमिनो एसिड होते हैं उसका लीनियर सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। बट जो सेल होता है, सेल के अंदर हमारी जो प्रोटीन है वो वन डायमेंशन में तो प्रेजेंट नहीं होती है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। वही 3D स्ट्रक्चर उसका फंक्शन डिटरमाइन करता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोटीन है उसका आप 3D स्ट्रक्चर तोड़ दो तो वो क्या करेगा? फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो 3D स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है वो कहां पर स्टोर रहती है? वो स्टोर रहती है स्ट्रक्चरल डेटाबेस में। अभी तक हमने डेटाबेस को क्लासिफाई किया था कि अगर सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस वाला डेटा है तो हम उसको सीक्वेंस डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अगर हमारे पास जो डेटा है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको स्ट्रक्चर डेटाबेस में ऐड करेंगे। मगर अब सवाल आ जाता है कि डेटा का ओरिजिन क्या है कि उसके बेसिस पे हम डेटाबेस को क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लैब में गए, आपने एक डीएनए सीक्वेंस फाइंड आउट किया। ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस आपके पास जो ये डेटा है आपने इसको एक बायोलॉजिकल डेटाबेस में स्टोर करके रख दिया। तो ये कैसा डेटा है? ये बिल्कुल रॉ डेटा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो ये जो डेटाबेस में जाएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटाबेस। मगर अब क्या हुआ, एक यूएसए का साइंटिस्ट है, यूएसए का साइंटिस्ट जो है उसने आपके डीएनए सीक्वेंस पे स्टडी करने लगा। ठीक है, उसने बोला कि ये मुझे डीएनए सीक्वेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें देखते हैं कि ये कौन से जीन का है, ठीक है, और कि अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो कौन सा प्रोटीन बना रहा है और क्या ये किसी डिजीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो अब इसने क्या करी, इसमें काफी सारी स्टडीज करी, इसके पास कोई रिजल्ट भी आएगा। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो आपके प्राइमरी डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, वो होगा आपके सेकेंडरी डेटाबेस में। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी डेटाबेस है वहां पर जो भी डेटा ऐड होता है वो रॉ डेटा नहीं होता है, प्रोसेस्ड डेटा यूज होता है। प्रोसेस्ड डेटा जो होता है वो ऐड ऑन होता है।